हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना कंवर सिसोदिया, कृष्वी आईवीएफ, साउथ भोपाल, अहमदाबाद से। आज हम बात करने वाले हैं चॉकलेट सिस्ट के बारे में। क्या आपकी सोनोग्राफी में भी चॉकलेट सिस्ट बताया है डॉक्टर ने? तो चलिए, चॉकलेट सिस्ट क्या है और ये क्यों बनती है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, हम इसके बारे में जानते हैं। चॉकलेट सिस्ट, इसका मतलब होता है कि चॉकलेट जैसा कलर, यानी कि जो अंदर कलेक्टेड फ्लूइड है वो चॉकलेट जैसे कलर का है, जो कि एक पुराना ब्लड है जो बॉडी से बाहर नहीं निकला है। चॉकलेट सिस्ट बनती क्यों है? क्योंकि यूट्रस के अंदर जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम होती है उसके टिश्यू यूट्रस के बाहर भी ग्रो करने लगते हैं, यानी कि ओवरी के अंदर भी ग्रो करने लगते हैं। अब यूट्रस का जो ब्लड होता है वो तो बाहर आ जाता है, पर ओवरी में जो ब्लड बन रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वो ब्लड बाहर नहीं आ पाता और वो अंदर ही अंदर कलेक्ट होता जाता है, जो कि आगे जाके एक सिस्ट का रूप ले लेता है, जिसे बाद में कहा जाता है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट एक एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम होता है। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसकी वजह से बॉडी में काफी पार्ट्स के अंदर यूट्रस का नॉर्मल टिश्यू बाहर की तरफ ग्रो करने लगता है। तो जब ये ओवरी में ग्रो करने लगता है तो इसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है, या इसको एंडोमेट्रियोमा भी कहा जाता है। ये एंडोमेट्रियोसिस का ही एक सिम्टम होता है। चॉकलेट सिस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जो चॉकलेट सिस्ट आपको सोनोग्राफी में दिखी है उसकी साइज कितनी है। अगर चॉकलेट सिस्ट 4 सेंटीमीटर से कम है और पेशेंट को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है तो उसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, पर 6-6 महीने में उसको सोनोग्राफी कराते हुए देखते रहना पड़ता है कि उसकी साइज बढ़ रही है या उतनी की उतनी ही है। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से वो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उसमें चॉकलेट सिस्ट की साइज कुछ भी हो, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है वो होता है लेप्रोस्कोपी, यानी कि पेट के अंदर दूरबीन डाल के देखना कि एंडोमेट्रियोसिस किस ग्रेड का है और वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, कितने ऑर्गन्स के बीच में एडिशंस हैं, फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के साथ में क्या रिलेशन है। ये सब चीजें लेप्रोस्कोपी में बहुत अच्छे से दिख सकती है। लेप्रोस्कोपी की मदद से हम अंदर एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट भी साथ ही साथ कर सकते हैं। जहां जहां पे एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यू दिखते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, और अगर चॉकलेट सिस्ट है तो उसको भी ड्रेन कर दिया जाता है, या फिर वो पूरी की पूरी सिस्ट निकाल दी जाती है, जिसे कि सिस्टेक्टोमी कहा जाता है। अगर बहुत सारे एडिशंस है, मान लीजिए ओवरी या फैलोपियन ट्यूब के बीच में, तो उन एडिशंस को भी रिमूव करके ये ट्राई किया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब और ओवरी का रिलेशन अच्छा रहे, क्योंकि अगर नेचुरल कंसेप्शन करना है तो ओवरी के जो एग निकलता है वो फैलोपियन ट्यूब में आने के लिए फैलोपियन ट्यूब और ओवरी का आपस में रिलेशन अच्छा होना चाहिए। लेप्रोस्कोपी हो जाने के बाद में पेशेंट का एंडोमेट्रियोसिस काफी हद तक कम हो जाता है, पर ध्यान रहे एंडोमेट्रियोसिस को क्योर नहीं किया जा सकता, पर इसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे जिसकी वजह से आपने लेप्रोस्कोपी कराई है, तो ये एडवाइस किया जाता है कि इसके 7 या 8 महीने के अंदर आप अगर कंसीव कर ले तो आपके सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त एंडोमेट्रियोसिस काफी कम होता है और जो एग की क्वालिटी बनती है वो काफी अच्छी होती है। तो आपके जो डॉक्टर होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ओपन है, यूट्रस अच्छा है, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी का रिलेशन कैसा है, इसके बेसिस पे आपको अलग अलग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। आप चाहें और अगर फैलोपियन ट्यूब खुली है, रिलेशन अच्छा है ओवरी के साथ, तो 2-3 महीना नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं या IUI भी ट्राई कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि ट्यूब अगर ब्लॉक है या फिर फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो चुकी है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए IVF ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी जल्दी प्रेगनेंसी रहती है उतनी जल्दी ये जो एंडोमेट्रियोसिस होता है ये कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो साथ ही साथ जो यूट्रस के बाहर के टिश्यूज हैं उनसे भी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, इसलिए एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल में आ जाता है। तो काफी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी अगर रह जाए तो 70-80% एंडोमेट्रियोसिस वैसे भी ठीक हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपकी अगर प्रॉब्लम फर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है और आपको डायग्नोस हुआ है USG में कि आपको चॉकलेट सिस्ट है, पर आपको साथ ही साथ में बहुत पेन भी रहता है, तो ऐसे केसेस में अगर चॉकलेट सिस्ट की साइज 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ऐसे केसेस में भी लेप्रोस्कोपी ही एडवाइस करी जाती है, ताकि जो सिस्ट है चॉकलेट सिस्ट उसको रिमूव कराया जा सके और जो एंडोमेट्रियोसिस के बाकी टिश्यू यूट्रस के बाहर दिख रहे हैं उनको रिमूव कराया जा सके। अगर मान लीजिए कि चॉकलेट सिस्ट की साइज 4 सेंटीमीटर से कम है, आपको पेन बहुत ज्यादा नहीं है और फर्टिलिटी रिलेटेड इशू नहीं है, तो आप मेडिकल मैनेजमेंट भी ट्राई कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में 2 तरह का
ट्रीटमेंट आता है, या तो आप ओरल टैबलेट ले सकते हैं या फिर इंजेक्शन ले सकते हैं। ये जो टैबलेट्स और इंजेक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं कि ब्लीडिंग बंद कर देते हैं, यानी कि एक तरह से मेनोपॉज जैसी कंडीशन को लेकर आते हैं। या फिर जो टैबलेट्स होती है वो मासिक को बहुत कम कर देती हैं, वो ज्यादा ड्यूरेशन पे आता है। तो जब बॉडी के अंदर ब्लीडिंग कम होती है तो पेशेंट को पेन भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो अंदर दूसरी जगहों पे यूट्रस के बाहर ब्लीडिंग हो रही थी उसकी वजह से जो एडिशंस बन रहे थे वो भी कम हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपको चॉकलेट सिस्ट है, तो चाहे वो 4 सेंटीमीटर से कम हो या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, कई बार ऐसा होता है कि जो ओवरी होती है वो अपनी जगह पे रोटेट हो जाती है, क्योंकि ओवरी थोड़ी मोबाइल होती है। जब वो अपनी जगह पे रोटेट हो जाती है तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन होता है, जैसा कि स्टोन रिलेटेड पेन या फिर अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, वैसा ही पेशेंट को नीचे के भाग में पेन होता है। इसे कहा जाता है ओवेरियन टॉर्जन। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो ऐसी स्थिति में कई बार सिस्ट के साथ में ओवरी को भी निकालना पड़ता है अगर वो डैमेज हो जाती है। तो इन केस मान लीजिए कि आपको चॉकलेट सिस्ट डिटेक्ट हुई है और आपकी फैमिली कंप्लीट है, यानी कि नियर फ्यूचर आपको रिप्रोडक्शन के बारे में सोचना नहीं है, तो ऐसे केसेस में अगर आपकी एज 40 या 40 के अबव है तो ऐसे केसेस में आप हिस्टेरेक्टोमी यानी कि यूट्रस को निकालने की सर्जरी और ओवरीज को निकालने की सर्जरी भी करा सकते हैं, ताकि एंडोमेट्रियोसिस की जो रूट कॉज है वही रिमूव हो जाए। तो एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड सिम्टम्स, उससे रिलेटेड पेन वो भी निकल जाता है। पर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड ना करें कि आप इंजेक्शन लें, दवा लें, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। और इन केस अगर आपको फर्टिलिटी रिलेटेड इशू है या अभी पेन रिलेटेड इशू है और बाद में आप फर्टिलिटी के बारे में सोच सकते हैं, तो किसी अच्छे रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट से बात करें और उनकी राय के अनुसार ही आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करें। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू सो मच।